दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी में होकर निकलता है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का रास्ता अब 2024 में कहें तो बनारस होकर निकलता है। आज हम बात करेंगे बनारस लोकसभा क्षेत्र से। मैं राजू सोलंकी द पिलर के लिए मेरे साथ हैं विजय केसरी जी, जो बनारस के रहने वाले हैं और एक चुनावी विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो बात होगी आज इतिहास के बारे में। 11वीं शताब्दी के पूर्व में हिंदू धर्म ग्रंथों का यह निरंतर बसा हुआ शहर विश्व प्रसिद्ध बनारस है। भारत जाति समीकरण क्या है, क्षत्रिय कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जाट, लोधी, कुशवाहा, मुस्लिम, बनिया कितनी संख्या में है, कितने प्रतिशत वोट इनके लोकसभा क्षेत्र में है और किस पार्टी को जाते हैं। अगर 2 बार मोदी जीते हैं और उससे पहले बीजेपी जीती है तो क्यों जीती है, कौन सी जाति का वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी को जाता है और कौन सी जाति का वोट विपक्ष को जाता है, सब पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे चुनावी मुद्दे क्या हैं। वैसे तो वहाँ पर चेहरे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, लेकिन मुद्दों की बात होगी 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा इलेक्शन में। 2009, 2014, 2019 का चुनाव का परिणाम और उसके आंकड़े और विश्लेषण, 3 चुनाव पिछले हुए हैं, उनमें क्या क्या रहा है उस पर बात करेंगे हम। साथ ही हम बात करेंगे 5 विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे, उसमें किसकी विधायक किसके हैं, कौन सी पार्टी के हैं और किस मार्जिन से जीते हैं। साथ ही बात करें 2024 के चर्चित चेहरे, पक्ष हो या विपक्ष हो, या बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो सत्ता पक्ष में, तो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं 2024 में बनारस के। थोड़ा सा इतिहास बता दें, उसके बाद फिर यहाँ क्या काम किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। बनारस का इतिहास 11वीं शताब्दी से ईसा पूर्व हिंदू धर्म ग्रंथों का निरंतर बसा हुआ विश्व प्रसिद्ध शहर है। काशी के नाम से जानते हैं और बहुत पहले आपने सुना होगा काशी करवट भी हुआ करती थी और वहाँ पे धर्माचार्य और ग्रंथों के बारे में पढ़ने, संस्कृत पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए लोग काशी जाया करते थे। थोड़ा सा बताइए काशी के बारे में, धर्म के बारे में। वो विद्या की राजधानी भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की और बीएचयू की स्थापना किस प्रकार से हुई, अब उसके लिए अर्थ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने देश भर के जो अपने राजघराने थे उनसे सहयोग लेके स्थापित किया और आज उसकी स्थिति ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वो विश्व के विख्यात यूनिवर्सिटी में से एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और वहाँ पे बहुत धर्म कर्म के जो कांड होते हैं, पाठ्य होते हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं। हम बात करेंगे चुनावी समीकरण की। वहाँ क्या जाति समीकरण है चुनाव के लिए। सबसे पहले आता है मुस्लिम वोटर 3 लाख संख्या में, जो बहुत बड़ा फैक्टर है बनारस में और जो हमेशा एंटी बीजेपी रहता है। इस बात तो मानते हैं आप? नहीं, ये धारणा आप पहले हो सकता था, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद उन्होंने इतना विकास किया है। क्योंकि आप देखेंगे मोदी जी की कोई भी योजना आती है किसी वर्ग के लिए नहीं आती, वो सबको जाती है। चाहे डीबीटी ये कहना चाहते हैं मतलब मोदी जी के आने के बाद में मुस्लिम वर्ग बीजेपी को भी जाता है। हाँ, पूरी तरीके से बीजेपी को भी जाता है, ये मतलब यहाँ पे इनका कहना है। इसे आगे चर्चा में करेंगे हम। 3 लाख करीब ब्राह्मण वोट रहे, ये बीजेपी का फिक्स है। ज्यादातर वोट बीजेपी को जाता है। थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन को जाएगा इस बार, थोड़ा बहुत जाएगा 20%। अब जो दूसरी विचारधारा के कट्टर समर्थक होंगे, अब हर पार्टी के लोग रहते हैं चुनाव जी में। जी जी जी। गैर यादव ओबीसी 3 लाख, बहुत बड़ी संख्या है। ये बढ़ता है। 3 लाख वोट गैर यादव है जो बढ़ता है। सपा में भी जाता है, यानी विपक्ष में भी जाएगा। अब तक तो अलग अलग लड़ते थे, इस बार संयुक्त होकर लड़ेंगे। ये सपा हो बसपा जरूर अलग लड़ेगी, तो वोटर कहीं ना कहीं ये बटेगा ओबीसी का। 2 लाख से ज़्यादा कुर्मी वोटर है। कुर्मी वोटर नीतीश कुमार का प्रभाव है। तो क्या लगता है आपको जरा कि पटेल भी है, क्या नाम है, सुप्रिया पटेल है, जो अनुप्रिया पटेल, उनका भी प्रभाव है, उनका विधायक भी एक आगे बताएंगे हम। तो ये भी आधा आधा करीब मान लीजिए 50-50 हो जाएगा, 50-50। अब बात आती है 2 लाख से ज़्यादा कुर्मी वोटर हो गए। ये 2.5 लाख ये बताया भाई साहब ने, 2.5 लाख है तो 2.5 लाख कर देते हैं। बेस्ट वोटर है जो 2.5 लाख है। ये पूरा बीजेपी का है, इसमें बढ़ता है कुछ नहीं, पूरा बीजेपी का है जी। अब देखिए आप, ब्राह्मण वोट 3 लाख ये हो गया, बेस्ट वोट 2.5 लाख ये हो गया, ये पूरा बीजेपी का हो गया। 5.5 लाख ये हो गए। 1.5 लाख भू बिहार वोटर, इसमें अजय राय लड़ते हैं, यहाँ से पिछली बार लड़े थे। ये बटेगा लगता है? नहीं बटेगा, लेकिन 10% उनको मिलेगा, 90% बीजेपी को आएगा। क्योंकि अगर उसमें मेन फैक्टर देखा जाए तो मोदी जी ने जो क्षेत्र में काम किया है, जो अकल्पनीय जो ये भूमिहार वोटर है, ये बटेंगे, बीजेपी को भी जाएंगे 50-50। इनका तो ज़्यादा कहना है। 1 लाख यादव वोटर है, ये शायद विपक्ष में जाएंगे, बीजेपी के विरोध में जाएंगे, इन्हें बटना मुश्किल है। बीजेपी के विरोध में वही वोट करेंगे जिनको अपने आंखों से दिखाई देता कि बनारस में 1 लाख हुआ है कि नहीं। एससी वोटर है जो बीएसपी को जाएगा करीब करीब, ये मान के चलिए आप। तो सीधे सीधे यहाँ देखिए आप, 3 लाख ब्राह्मण वोटर,
2.5 लाख बनिया वोटर और बाकी का कटेगा 5.5 लाख वोटर, ये हो गए 7 लाख वोटर से पड़ते हैं मैं समझता हूँ वहाँ पे। तो आराम से बीजेपी पार निकल जाती है। पिछले चुनाव की गणना बताएंगे आपको कैसे जीते थे। तो ये यहाँ का आंकड़ा है, जाति समीकरण है, और इसीलिए बीजेपी यहाँ से जीत पाती है। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं यहाँ देखिए। बनारस, 2 बात बता दूंगा आपको मैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई तरह के चुनावी मुद्दे होते हैं। सड़क से लेकर के, रोजगार से लेकर के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, किंतु यहाँ मुद्दे गौर हो जाते हैं, चेहरे सामने आ जाते हैं। बनारस की ये जब से मोदी जी चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, बस सिर्फ चेहरे कौन से उसमें बड़ा चुनाव लड़ा जाता है और सारे मुद्दे बनारस में चेहरे पे नहीं लड़ा जाता, बनारस में विकास के नाम पे लड़ा जाता। उन्होंने इतना विकास कर रखा है। विकास अब किया है, विकास अब क्या? 2009 में क्या विकास था, 2014 में क्या विकास था? 2014 में उनके आने के बाद, जो आने के बाद की बात है, 2014 जीते थे ना वो। हाँ, कैसे जीते थे? चेहरे पे जीते थे ना। नहीं, चेहरे पे तो जीते थे, लेकिन उसके पहले भी वहां आप देखेंगे तो बीजेपी हमेशा से रही। 2009 में भी वो बीजेपी का गढ़ रहा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं, चेहरे होते हैं। विकास इतना नहीं हुआ। विकास अगर हुआ था तो मोदी जी को इतना पैसा क्यों बहाना पड़ता पानी की तरह वहां पे? अगर बनारस में इतना विकास हुआ होता तो जो पैसा बहाया गया है गलियों से लेकर के गंगा जी तक, क्यों बहाना पड़ता? विकास नहीं हुआ था, चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, ये मानना पड़ेगा आपको। चेहरे पे चुनाव एक उनका तो था ही, उसका तो प्रभाव पूरे देश में उनके चेहरे का। बात कर रहे हैं बीजेपी विधानसभा में काफी विकास हुआ है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों की कमी और अन्य मुद्दे रहेंगे। और दोनों क्षेत्रों में अंतर है। शहरी विधानसभा क्षेत्र है 3, वहां पर उनका अलग मुद्दा है और ग्रामीण का अलग रहने वाला है। हम बात करेंगे पूर्व चुनाव विश्लेषण की। यहाँ बात कर रहे थे 2009 में मुरली मनोहर जोशी डॉक्टर साहब, जो आपको पता होगी प्रयागराज से लड़ते थे, इनको बनारस भेजा था 2009 में और जीत गए थे। ये बहुत मार्जिन कम था, यहाँ पे काफी कम मार्जिन था, किंतु जीत गए थे। तब तो कोई विकास नहीं हुआ था। उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते। यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने से पहले यहाँ से सांसद बने वो, तभी प्रधानमंत्री बने ना। विकास कुछ नहीं किया था तो उन्होंने। नहीं, विकास किया था, जैसे सरकार विकास किया था, अब क्यों करना पड़ रहा है फिर? अरे तो विकास, और पहले मंदिर कॉरिडोर नहीं बना था। पहले तो 2002 में एक, आप जो बनारस के वो जानते होंगे, एक सामने घाट पुल है जो रामनगर से बीएचयू को जोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को सामने घाट से रामनगर से बीएचयू आना होता था तो उसको पता है कि उसको कम से कम 20 किलोमीटर पूरे शहर की गंगा जी की परिक्रमा करके आना होता था। मैं भी गया उस समय पे। पुल बनने के बाद और आदमी 10 मिनट के अंदर पुल पार करके सीधे बीएचयू आ सकता है। आप मानिए विकास की गंगा वही है। मोदी जी ने 10 साल में काफी विकास कराया, पहले नहीं था, किंतु फिर बीजेपी गढ़ रहा है क्योंकि जाति समीकरण पहले भी विकास। 18 लाख कुल वोटर है करीब, 18 लाख वोटर है, 18 लाख वोटर है। इनमें से करीब 10 लाख पुरुष और 8.5 लाख महिला वोटर है। ये यहाँ की स्थिति है। 18 लाख में से सोचिए आप 5.5 लाख तो इनके फिक्स हो गए। तो इस तरह से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुर्मी वोटर ज़्यादातर बीजेपी जाता है, ब्राह्मण वोटर बीजेपी जाता है और बनिया वोटर बीजेपी जाता है। कुछ वोटर आपस में बढ़ते हैं जो बीजेपी को जाते हैं। यादव और एससी को छोड़ दे, ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाता है। यहाँ पे अब किसी जाति फैक्टर का तो कोई बात ही नहीं रह गया। यहाँ पे लोग विकास देखते हैं। जो हम बात 2009 से कर रहे हैं ना। हाँ, 2009 से बात करते 2019 की, जब विकास शुरू हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी, देखिए कितना अंतर है। यहाँ देखिए आप केजरीवाल में और इनमें कितना अंतर था। 5,81,000, 2,09,000, यहाँ पे 1,52,000, 6,73,000। यहाँ वोट बढ़ा मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी का वोट 2019 से इसलिए बढ़ा के विकास कराया। अब बात आई 24 में, तो यहाँ पे कहाँ मतलब संयुक्त तो जो विपक्ष का उम्मीदवार लड़ेगा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो हम 2 लाख वोट मिले थे, 6 लाख से कम हुए, 7.25 लाख मिले, बढ़ता गया बीजेपी का आंकड़ा। हाँ, बीजेपी का आंकड़ा निसंदेह वो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आदमी क्या देखता है कि उसके आसपास जो है उसका जीवन बात विकास ही करते हैं। ये देखिए, ये स्टेशन बनाया, यहाँ पर नया स्टेशन बनाया। पहले क्या था, ये बाद में बनाया ना? नहीं, ये पहले, ये सबसे पुराना स्टेशन है। इसको कैंट स्टेशन के नाम से जानते हैं। कब बना ये तो बहुत पहले का, करीब स्वतंत्रता के समय का ये स्टेशन ये पुराना स्टेशन है और तभी से ऐसा है। इसकी विकास की जरूरत नहीं पड़ी इसको। इसके लेकिन अंदर बहुत रीडेवलपमेंट हुआ है। आप जाए हैं जी जी, मतलब काफी अंदर में इसका रेनोवेशन हुआ है। रेनोवेशन हुआ है। ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर, धाम है ये। कॉरिडोर परिसर है ये, जो धारा बही है, शुरुआत की है वो यहाँ बनारस की मंदिर से की है। ये ज्योतिर्लिंग का है, यहाँ पे बनारस ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, और उसकी ये काफ़ी मंदिरों को हटा करके बहुत बड़ा शानदार भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है। उसे काशीनाथ कॉरिडोर बोलते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बोलते हैं यहाँ से।
ये घाट है जो गंगा जी के घाट बनाए गए, इनको रेनोवेशन किया गया। घाट तो पहले भी थे यहाँ पे, रेनोवेट किया गया है बनारसी घाटों को। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे, आप तुलना करिएगा, मिसाल आप हरिद्वार भी गए, हरिद्वार जैसे घाट अभी भी नहीं बने बनारस में। नहीं, हरिद्वार से भी अच्छे घाट वहाँ बन रहे हैं और घाट बने भी हुए हैं। 10 साल में नहीं बने, मतलब नहीं, 10 साल में बन चुके हैं। वहाँ पे हरिद्वार की तरह 1-2 घाट नहीं है, 80 से ज्यादा घाट है वहाँ पे बहुत सारे घाट है। रोड बने हैं, अच्छे रोड बने, एयरपोर्ट जोड़ने के लिए ये विकास, तो ये विकास हुआ है का। और पहले ये आप देखेंगे, ये अपना जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बाबतपुर जाने के लिए है, और ये शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले लोग एयरपोर्ट नहीं जाते थे, अगर जाते थे तो जो अभी आप रोड देख रहे हैं, गड्ढे में रोड होती थी, तो लोग को एयरपोर्ट जाने में हालत खराब होती थी। अब रोड ऐसी बन गई है कि बनारस के साथ साथ उसके चारों तरफ जो सटे हुए जिले हैं, वहां रोड इतनी अच्छी हो गई कि अब किसी को जाने पर कोई समस्या नहीं होती। समस्या नहीं है, यानी कि पहले गड्ढे ज्यादा थे, रोड कम थी। हम बात करेंगे इस समय बनारस से जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कौन सी पार्टी का विधायक है मिलता है, तब 3 शहर के क्षेत्र है, 2 ग्रामीण क्षेत्र है, यही है ना। हाँ। तो बनारस उत्तर, बनारस दक्षिण, बनारस कैंट, आप देख पाएंगे ये 3 बनारस के शहरी क्षेत्र हैं तीनों, और 2 ये ग्रामीण है, सेवापुरी और रोहिनिया दोनों ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, दोनों ग्रामीण क्षेत्र। अरविंद जायसवाल बीजेपी से, नीलकंठ बीजेपी से, सौरभ बीजेपी से जी, ये तीनों बीजेपी से, और ये नील रतन सिंह पटेल ये बीजेपी से, और ये दूसरी पार्टी अपना दल से है, नहीं सुनील पटेल। ये भी बीजेपी के हैं, लेकिन गठबंधन होने से अपना दल से, तो ये सीट को बीजेपी और अपना दल के गठबंधन में अपना दल को गई है। तो ये 5 जब विधायक बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा में 2024 में इसमें लाभ मिलेगा। मैं और बताना चाहूंगा कि अपने बनारस जिले में 8 विधानसभा आती, जिसमें से 5 विधानसभा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में आती, तो ये वो 5 संसदीय क्षेत्र, 5 की बात कि 5 बीजेपी के पास है एक तरह से जी। इनडायरेक्ट वे 4 बीजेपी के पास है, अपना दल भी इनडायरेक्ट वे में बीजेपी के पास है। उसका लाभ कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी को मिलेगा। अब हम बात करेंगे दावेदारी कौन कौन है इस पार्टी की बात करें हम, तो बीजेपी की तरफ से हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, शायद दोबारा लड़ेंगे प्रधानमंत्री। इसमें तो कोई, हम काशीवासी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी वहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, तो लोकल लोगों की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। लोकल लोग की नेतागिरी कैसे खत्म हो रही? वो देश का इतना विकास कर रहे हैं, और लोकल लोग कहीं पे भी देश में जाते हैं। जिसकी 10 साल उम्र रह गई हो, बुढ़ापे की तरह वो चुनाव लड़ना चाह रहा हो, तो जरूरी है कि एक प्रधानमंत्री और एक लोकसभा का ही सीट रहता है, उसके अलावा भी अन्य सीट होते हैं, जिला पंचायत वालों को विधानसभा के सीट है। सपा की ये बीजेपी में शामिल हो चुकी है दोबारा से जी, ये बीजेपी में जा चुकी हैं। प्रियंका गांधी या अजय राय में से कोई लड़ेगा विपक्ष की तरफ से, ये मान के चलते। प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती है, अगेंस्ट लड़ती है, तो क्या स्थिति रह सकती है? मैं तो आपके माध्यम से जितने भी अगर राजनीतिक दल के लोग देख रहे हैं, मैं तो सबसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिसको भी हाथ आजमाना है, या जितने लोग एक साथ अपने इंडिया निष्पक्ष बात करिए, क्या रह सकता है, ये बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैं, क्या रह सकता है? विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी लड़ती है, तो क्या मुकाबला रहेगा, क्या टक्कर रहेगी बनारस में? विपक्ष की तरफ से जो भी आ जाए, हम चाहेंगे कि उसकी जमानत। आप काशी तरफ से बोल रहे हो, काशी तरफ से बोल रहे हैं, पत्रकार तरफ से बोल रहे हैं, विश्लेषक की तरफ से बोलना है आपको। तो बनारस की जो जनता है, जो उन्होंने विकास के काम देखे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का देखा है, जो प्रधानमंत्री जी वहाँ जिस भाव से आते हैं और जनता से बात करते हैं, जो उनको नब्ज उन्होंने सबकी जान रखे हैं कि पूरे देश में जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से वहां की जनता, सबसे ज्यादा नहीं जीते, वो अभी भी नहीं जीते क्या बनारस? नहीं, अभी नहीं जीते, लेकिन वहां की जनता जागरूक है, जनता विकास के काम, चाहे वो कोई भी तबका, वहां पे जातिगत समीकरण गौड़ हो जाते हैं। कोई बता दे, भावुक हो चुके हैं और काशी पहुंच गए ये, और काशी की तरफ से जो विकास हुआ है, या काशी की तरफ से जितना भी है, वैसे बता दो विकास बहुत हुआ है, लेकिन गंगा जी अभी भी साफ नहीं हुई है, नाले गंगा जी अभी भी गिर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो ये बनारस लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण था, वहाँ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे जाति समीकरण क्या है, कौन से समाज के कितने वोट हैं और किस पार्टी को ज़्यादा जाते हैं, किस गठबंधन को ज़्यादा जाते हैं। तीसरा रहा हमारा चुनावी मुद्दे क्या है, वहाँ पे बताया चुनावी मुद्दे गौर हो जाते हैं, वहाँ पे तो चेहरे लड़ते हैं। 9, 14 और 19 के चुनाव में क्या परिणाम रहा है? बीजेपी की सीट रही है, परंपरागत सीट रही बीजेपी की, और 2005 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक बीजेपी के हैं। साथ ही बात करेंगे 24 के चेहरे के, तो विपक्ष का कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। सत्ता पक्ष एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो ये था हमारा बनारस लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण। बने रहे द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।